दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास विश्व इतिहास के कुछ विषय का अध्याय 6 तीन वर्ग। इस अध्याय में हम लगभग 1300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के कालक्रम का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वैश्विक सरोकार और परंपराओं में परिवर्तन हुआ। साथ ही इसमें हम 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तीन वर्ग जो कि इस अध्याय का नाम है। तो ये तीन वर्ग कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के इतिहास का छठा अध्याय तीन वर्ग। दोस्तों 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी संगठित शक्ति के अभाव में या संगठित राजनीतिक बल के अभाव में हमेशा युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी हो गया था। और इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थीं। ईसाई धर्म जो चौथी सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के बाद भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। और आपने सुना होगा चर्च और राजा और चर्च का विवाद, ये इसी कारण और भी महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों इस अध्याय का केंद्र बिंदु तीन वर्ग है और तीनों वर्गों से मतलब ये है कि तीन सामाजिक श्रेणियां। पहला ईसाई पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और तीसरा है कृषक। पहला जो है ईसाई पादरी हैं, दूसरे भूमिधारक यानी लैंड लॉर्ड्स हैं और तीसरा कृषक वर्ग। इन तीनों वर्गों के बीच किस प्रकार से संबंध बदले और इन्हीं के आधार पर हम यूरोप के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों पिछले 100 वर्षों से यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। और चर्चों से जो अभिलेख प्राप्त होते थे उससे व्यापारिक संस्थाओं के बारे में भी सूचना मिली। गीत और कहानियों से हमें त्योहारों और सामुदायिक विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन, दीर्घकालिक जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक वृद्धों के परिवर्तनों को समझने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। सामंतवाद पर कार्य करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लाक ने जो है फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका ये तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया और जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लैक का सामंती समाज यूरोपियों विशेषकर 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध और अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। दोस्तों मध्यकालीन युग या मेडिवल पीरियड से क्या संबंध है? तो मध्यकालीन युग जो है इसका संबंध 5वीं और 15वीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को ये इंगित करता है। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद या फेडुअलिज्म, दोस्तों इस शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का विवरण करने के लिए किया जाता है। और ये जर्मन शब्द जो है फ्यूड से बना है। इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। आर्थिक संबंध में देखा जाए तो सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत यानी लॉर्ड और कृषक यानी पीजेंट्स के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को सेवा श्रम प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे।
इसके साथ साथ लॉर्ड जो होते थे वो कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार थे और इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। दोस्तों, सामंतवाद की जड़ें देखी जाए तो रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन, जिसका कि कार्यकाल 742 से 814 ईस्वी था, इसके शासनकाल में पाई जाई। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। आइए जानते हैं दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में। गाल गाल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, इसमें दो विस्तृत तटरेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विशाल मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति जिसको कि फ्रैंक कहा जाता है, उसने गाल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया और 6वीं शताब्दी से यह देश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा शार्लमैन के समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइजेंटियम के सम्राट के समान संबंध थे। एक सकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास इस प्रकार से है कि 481 ईस्वी में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। 486 में क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गाल का विजय अभियान शुरू किया। 496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पोपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ करके शासक बना और उसने अलग वंश की स्थापना की। 768 में पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लमेन या चार्ल्स महान द्वारा लिया गया। 800 ईस्वी में पोप लियो थर्ड ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया और 840 से नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले शुरू हुए। दोस्तों, 3 वर्ग कौन कौन से थे, इनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा था, यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। तो इस तरह समाज के 3 वर्ग बने, पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में बिंगेन के ओबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, भेड़ों, गधों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना जरूरी है, जिससे कि वे एक दूसरे को तबाह न करें। और ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, लेकिन उनमें समानता नहीं है। दूसरा, अभिजात वर्ग। तो दोस्तों, पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में, अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण ऐसा हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिसको कि वैसलेज प्रथा कहा जाता था। ये प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, उनमें समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में सीनियर मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। सेन्योर, लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ रोटी देने वाला होता है। दास मतलब वेशल इसकी रक्षा करता था और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर की जाती थी। और इस समारोह में दास यानी वेशल को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। उनकी अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूरा नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना यानी फेडुअल लेविस कहलाती थी, और वे स्वयं अपना न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिनमें उनके घर, खेत, जोत, चारागाह,
कृषक के घर और खेत होते थे। उनका घर यानी जो लार्ड होते थे उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में काम करना पड़ता था और उन्हें अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। यहाँ देखिए एक अभिजात वर्ग को शिकार पर जाते हुए दिखाया गया है। मेनर की जागीर, देखिए यहाँ पर एक चित्र में 13वीं सदी के इंग्लैंड के मेनर की जागीर दिखाई गई है। यहाँ पर कितना बड़ा क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर मेनर का भवन सेंटर में है, इसके बगल में एक गिरजाघर है, तालाब है, इसके अलावा घास के मैदान हैं, चारागाह हैं, सार्वजनिक चारागाह, सड़कें आदि इसमें दिखाई गई हैं। और कौन सी भूमि जो है खेती योग्य भूमि है और बेकार भूमि है उसको दिखाया गया है। दोस्तों लार्ड का अपना मेनर भवन होता था, ये गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लार्ड अनेक गांव के मालिक थी। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपयोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लार्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे। राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र काटती और बुनते थीं और बच्चे लार्ड की मदरा संपीडक में काम करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि यानी जंगल होते थे जहां लार्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे जहां उनके घोड़े और पशु चरते थे और एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था। दोस्तों 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे वे नाइट के परिवार के निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में होता था। दोस्तों मेनर की एक खासियत थी कि ये कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने होते थे। ऐसे लार्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होता था, उन्हें अन्य दूसरी जगहों से लाना पड़ता था। नाइट कौन होते थे दोस्तों? 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते थे। शौकिया कृषि सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिनको कि नाइट कहा जाता था। वे लार्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लार्ड राजा से संबद्ध होता था। लार्ड ने नाइट को भूमि का एक बड़ा भाग जिसको फीफ कहा गया दे दिया था और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। ये 100 से 200 एकड़ या उससे अधिक में फैली भूमि हो सकती थी जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की, मदिरा संपीडक के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था शामिल थी। जो मेनर था, सामंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लार्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल और अपने बचाव का अभ्यास करने में निकलते थे। और नाइट अपनी सेवाएं अन्य लार्डों को भी दे सकता था पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लार्ड के रूप में होती थी। यहाँ पर देखिए एक वक्तव्य है कि अगर मेरे प्यारे लार्ड को काट दिया जाता है उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है तब भी मुझे उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा और अगर डुबो दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून डे मयांस जो नाइटों के साहस की याद दिलाती है। दोस्तों 12वीं शताब्दी से गायक फ्रांस के मेनरों और वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते थे। ये अंशतः ऐतिहासिक होती थीं, कुछ काल्पनिक होती थीं। उस काल में बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं थीं। ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे और अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक सकरा छज्जा होता था जहाँ मेनर लोगों के लिए भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों को भोजन करते वक्त मनोरंजन के लिए बनी थी। अब आइए जानते हैं जो 3 वर्ग हैं उनमें प्रथम वर्ग पादरी वर्ग के बारे में विशेष रूप से। दोस्तों कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियां थीं जिनसे वे उसका कर उगा सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी।
पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप और पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे, और अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मादेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे, और रविवार का दिन इसके लिए नियत था। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था जैसे कृषि दास, लेकिन प्रतिबंध और शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशप जो होते थे उनके पास लार्ड की तरह विस्तृत जागीरें थे, शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, और इसको टीथ कहा जाता था। दोस्तों, अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। दोस्तों, चर्च के औपचारिक रीति रिवाज जो थे उनकी कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लार्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। और इसी प्रकार ईश्वर के लिए लार्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी, और अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाज और तौर तरीकों की चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। दोस्तों, भिक्षु कौन थे? तो चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच नगर और गांव में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे और धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोंटेसरी मठ कहा जाता था, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था, और दूसरा 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन आंबे में रहने और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक और स्त्रियों को नन कहा जाता था। कुछ आंबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आंबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष और स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, और इसमें बड़ी इमारतें होने लगी, भूजागीरें होने लगी, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल होने लगे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा का विकास किया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फायर कहा जाता था, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। मॉनेस्ट्री क्या है? तो दोस्तों, मॉनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से बना होता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टीन आबे, ये कितना समृद्ध और भव्य बनाया गया है। दोस्तों, बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इन नियमों के 73 अध्याय थे। इसका पालन कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम ऐसे थे कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन, और किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए उनको आलस्य नहीं करना चाहिए, और मठ इस प्रकार बनने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला, सब कुछ उसकी सीमा के अंदर हो। लेकिन दोस्तों, 14वीं शताब्दी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लेंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन के साधारण कृषकों, गडेरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। इंग्लैंड में भी चासर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, और इसमें भिक्षुड़ी, भिक्षु और फायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया। चर्च और उस समय सामाजिक जो है संबंध किस प्रकार के थे? दोस्तों, यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, अभी भी उन्होंने कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं शताब्दी से क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर महत्वपूर्ण तिथियां बन गए। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ईसा मसीह का जन्मदिन एक पुराने व पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया,
और इस तिथि की गणना सौर पंचांग यानी सोलर कैलेंडर के आधार पर तय की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, लेकिन उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो लंबी सर्दी के बाद बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। लेकिन ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा। अब वे उसे गांव के स्थान पर पैरिश यानी एक पादरी की देखरेख में कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों या छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे ये दिन प्रार्थना करने के लिए था, लेकिन लोग सामान्यतः इसका अधिकतम समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी कतारों पर आ जाते थे। दोस्तों, अप्रैल के महीने में जब मधुवृष्टि होती है और मार्च की सुस्तता को जड़ से भेद जाती है, और जब नन्ही नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है कि जो कि उन्निद्र चक्षु में रात बिछा देती है, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों में सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये जेफरी चासर की द कैंटरबरी टेल्स से ये जो है रचना ली गई है। दो वर्गों के बाद देखते हैं तीसरा वर्ग, जो कि किसान, स्वतंत्र और बंधक तीन रूपों में थे। दोस्तों, ये बहुत विशाल समूह था जो पहले के दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार या किसान दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिनको हिंदी में कृषिदास। तो एक स्वतंत्र किसान थे, एक सर्फ होते थे। सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। दोस्तों, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था और ये वर्ष में कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। कृषकों के परिवार को लाड़ के जागीरों में जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे कुछ अधिक दिन निश्चित होते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे कि लेबर रेंट कहा जाता था, सीधे लाड़ के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़े बनना, ये सड़कें और इमारतों की मरम्मत करना, ये उनसे उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों की मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बाल बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। सूत काटना, कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाना और लाड़ के उपयोग के लिए अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करना। साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त होते थे। कृषिदास या जो सर्फ हैं दोस्तों, उनको अपने गुजारे के लिए जो है लाड़ के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्भर रहना होता था, इसलिए उनकी अधिकतर उपज लाड़ को मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों, कृषि जो दास होते थे वो इन कामों को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनको नुकसान होता था। वो अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीडक में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। और लाड़ यह तय कर सकता था कि कृषिदास किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषिदास की पसंद से अपना आशीर्वाद दे सकता था, लेकिन इसके लिए वो शुल्क लेता था। अब आइए देखते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों, सामंतवाद का विकास जो है वो इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी से होता है। 6ठी शताब्दी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड का नाम एंजिल लैंड का रूपांतर है और 11वीं शताब्दी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया और इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। दोस्तों, विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नार्मन अभिजातों में बांट दिए। यही लार्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। तो वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे और शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसे वे राजा की करते थे। लेकिन वे नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए थे। आइए देखते हैं सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया,
लेकिन वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थीं जो व्यवस्था को बदल रही थीं। इनमें से कुछ जैसे पर्यावरण में परिवर्तन धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट था। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और उनको प्रभावित भी कर रहे थे। पर्यावरण पे कैसे प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों 5वीं से 10वीं शताब्दी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। कृषि के लिए भूमि कम थी। परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां भागकर वनों में शरण ले सकते थे और इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसलों की उपज काल छोटी हो गई और इसके कारण भूमि की पैदावार हो गई। 11वीं शताब्दी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हुआ। औसत तापमान बढ़ गया, कृषि अच्छी होने लगी, खेती के लिए अच्छी अवधि मिलने लगी और पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अन्य भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई और कृषि भूमि का विस्तार बढ़ा। भूमि का उपयोग दोस्तों प्रारंभिक कृषि प्रौद्योगिकी आदिम किस्म की थी और यांत्रिक मदद बहुत बैलों की जोड़ी से लकड़ी वाला हल था और जो है यांत्रिकी में परिवर्तन या प्रौद्योगिकी में बदलाव से जो है इसका परिवर्तन हुआ। इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती थी पहले, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा तो भूमि के उपयोग की मात्रा भी बढ़ गई थी। और दोस्तों देखिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए एक प्रयास किए गए और लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेहनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूँकि वे खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खेतों पर कृषि करने के लिए अधिक समय लगाने लगे और मेहनत का अधिकतर उत्पादन अपने लिए रखने लगे, बेकार करने से बचने लगे। चारागाहों और वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा और लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपलब्ध उत्पादन या उपयोग की जाने वाली साझी संपदा समझते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी का इस पर अनेक प्रभाव पड़ा और लकड़ी के बने हल के स्थान पर लोहे का हल बना, जिससे कि भूमि की जुताई आसान हो गई। पशुओं को हलों से जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। जुआ पहले गले में लगाया जाता था, अब कंधे पर लगाया जाने लगा, इससे बैलों को अधिक शक्ति मिलने लगी। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आया। 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था और फसलों में भी परिवर्तन आया और एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर, घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत यानी खाली रखा जाता था। दोस्तों भूमि सुधार और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उत्पादन बढ़ा, भोजन की उपलब्धता दुगुनी हुई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय आहार से अधिक प्रोटीन और उन पशुओं के चारे का अच्छा स्रोत बन गया। कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन होने लगा और 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ रह गया था। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से खेती की जा सकती थी और कम श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों प्रौद्योगिकी बदलाव में धन अधिक लगता था और कृषकों के पास पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन इसका पहल लॉर्डों द्वारा किया गया। फिर भी किसान जो हैं कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे और उन्होंने फसल की 3 चक्री व्यवस्था को अपनाया और गांव में लोहार की दुकानें और भट्ठियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़ों की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जाने लगा। दोस्तों 11वीं शताब्दी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे ये कमजोर पड़ने लगे। आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पे होने लगा। लॉर्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा। कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों की मुद्रा में बेचना शुरू किया और उन वस्तुओं को शहर में बेचते थे। कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय कीमतें बहुत अधिक हो जाती थीं। तो कुल मिलाकर काफ़ी हद तक परिवर्तन आया इन सारी चीज़ों में। चौथा वर्ग भी 3 वर्गों के अलावा एक नया चौथा वर्ग भी उभरा, जिससे कि नए नगर बने और नए नगरवासी भी आए। कृषि में विस्तार हुआ तो 3 क्षेत्रों जैसे जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी, 1200 में 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई।
बेहतर आहार मिलने लगा, लंबी जीवन अवधि मिलने लगा और 13वीं सदी का एक औसत यूरोपी 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, लेकिन 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ तो अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई और ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ पे वे अपने बिक्री कर सकते थे, तो इसके लिए नगरों का विकास हुआ। नगर में एक नगर चौक, चर्च, सड़कें, व्यापारी दुकान का निर्माण किया गया। कार्यालय वहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गए और नगरों में लोग जो थे सेवा के स्थान पर उन लाड़ों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे उनको कर देने लगे और कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक और लाड़ नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं मिली। दोस्तों, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत थी और स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले लोग नगरों में छिप जाते थे और अपने लाड की नज़रों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में असफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। और नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले जो व्यक्ति थे उनको साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी और ये कहा जाता था कि उन्होंने समाज में एक नया चौथा वर्ग बना लिया था। दोस्तों, आर्थिक संस्था का आधार जो था वो गिल्ड या श्रेणी थी। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। ये अनुष्ठानिक समारोहों के लिए था जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रीति भोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। दोस्तों, 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का क्षेत्र स्कैंडिनेविया कहा जाता है, उनके व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की ओर समुद्री यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा। पहले दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो। नगरों की संख्या बढ़ी, व्यापार भी बढ़ा और अधिक व्यापारी और अमीर शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगे। कैथीड्रल नगर कौन से थे? दोस्तों, चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थी, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उसके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे, उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास और क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण हुआ तो वे स्थान तीर्थस्थल बन गए और उनके चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित हो गए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई दे और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े और घंटियां दूर तक जाएं। खिड़कियों के लिए रंगे हुए कांच का प्रयोग होता था और दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के बाद मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो चित्र है, साल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड का ये चित्र कितना मनमोहक और भव्य निर्माण किया गया है। दोस्तों, दावत के दिनों में हमारे यहाँ अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता और अत्यधिक यंत्रणा शोर के कारण भागकर स्त्रियों और पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत बनाने का निर्णय लिया और इसी कारण जो चर्च होते थे उनको बहुत बड़े स्थान में बनाया गया था। आइए देखते हैं 14वीं सदी का संकट। दोस्तों, 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा कुछ कारणों की वजह से हुआ। पहला तो ये था कि उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए, ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफान और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया।
13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि में बदल गई, लेकिन गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की कमी हुई और इसका कारण ये हुआ जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई और संसाधन कम हो गए। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुई। दोस्तों, इससे बुरा असर तब हुआ जब 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देश से व्यापार करने वाले जो पोत थे यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ ब्लूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण यानी ब्लैक डेथ ले आए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में सबसे अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ और आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का 20% भाग इसमें काल की ग्रास में यानी काल कवलित हो गया और कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या की 40% थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो है वक्तव्य है कि कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया। लोगों की हालत दयनीय थे। लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते और बिना किसी मदद के मर जाते। अनेक खुली गलियों में मरते थे, बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उन्हें सड़े गले बदबू से चलता था। क्योंकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी खंदकों में डाल दिया जाता था। दोस्तों, व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता तो सबको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता था और प्लेग शिशुओं, युवाओं, बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। और दोस्तों, यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। ये विनाश लीला आर्थिक मंदी भी इससे हुई, सामाजिक विस्थापन हुआ, जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में कमी आई, कृषि उत्पादन में असंतुलन हो गया और इन कामों में पर्याप्त संख्या में लगने वाले लोगों की भी भारी कमी आई, खरीदारों की कमी हुई, कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई और प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक वृद्धि हुई और श्रमिक बल अब अपनी पुरानी करों से दुगुनों की मांग कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक असंतोष भी फैला। लार्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई, मजदूरी दरें बढ़ी, कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। दोस्तों, उन्होंने ऐसे ऐसे अनुबंधों को अपनाया था जिन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया और कृषकों में इससे नाराजगी हुई और उन्होंने विद्रोह किया। इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये विद्रोह सबसे अधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विकास के कारण समृद्धि हुई थी और पिछली शताब्दियों में हुए लाभों को बचाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे, इस तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता में ये सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को फिर से लादा नहीं जा सकता है और मनी इकॉनमी काफ़ी अधिक विकसित थी जिसे पलटा नहीं जा सकता था। यद्यपि लार्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, लेकिन कृषकों को ये सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। दोस्तों, 11वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत अंतर पड़ा। 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों के हराकर इंग्लैंड पर विजय पाई। 1100 के बाद फ्रांस में कैथेड्रल चर्चों का निर्माण हुआ। 1315 से 17 में यूरोप में महान अकाल आया और 1347 से 1350 का जो काल रहा वो ब्यूबोनिक प्लेग का शिकार रहा। 1338 से 1461 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध हुआ और 1381 से कृषकों के विद्रोह प्रारंभ हो गए। यहाँ पर चित्र में देखिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम पिकनिक मनाते हुए 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यहाँ पर देखिए जंगली क्षेत्र में वो घूम रही हैं। राजनीतिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये जो परिवर्तन थे 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे और इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक का नाम देने लगे। फ्रांस में लुई 11वां, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन,
इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित अस्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। दोस्तों 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो सामाजिक परिवर्तन था, इन राजतंत्रों की सफलता में महत्वपूर्ण रहा। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उनके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। और अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया। दोस्तों करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व हुआ और इससे वे बड़ी सेना रखने लगे, सीमाओं की रक्षा और विस्तार होने लगा और केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध भी किया। दोस्तों ये देखिए, इंग्लैंड में विद्रोह हुए 1497 में, 1536 में, 1547, 1549 और 1553 में इनका दमन कर दिया गया। और फ्रांस में लुई 11वां को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और देखा जाए तो फ्रांस में जो धर्म युद्ध कुछ दिनों बाद शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष में बदल गया। यहाँ पर देखिए, नेमूर का दुर्ग जो है ये 15वीं शताब्दी का बना हुआ है और अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी होने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्त बदल दिया और शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना गया। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए थे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में अस्थायी स्थान दिए गए, किंतु नई शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्त विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। अब वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाते अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया और इसलिए क्या हुआ, धन गैर अभिजात वर्ग जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का भी माध्यम बन गया। वो राजाओं को धन उधार देते थे, इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना लिया। फ्रांस और इंग्लैंड का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तन से बना था। दोस्तों 1614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसको कि एस्टेट्स जनरल कहा जाता था, इसके 3 सदन थे जो पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका एक अधिवेशन हुआ। उसके बाद 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति नहीं बांटना चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ वो बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। ये आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो लोग शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम जो 1629 से 1640 तक रहे, उन्होंने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। जब एक बार धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और राजतंत्र की पुनः बहाली हुई, लेकिन इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्री सरकार है, इंग्लैंड में राजतंत्र है और इसका कारण ये है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपनाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और ये था 11वीं कक्षा के इतिहास का 6ठा अध्याय 3 वर्ग। इसमें आपने लगभग 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के जो घटनाक्रम का विस्तृत विवरण और जो है वर्णन आपने पढ़ा, किस तरह से परंपराएं बदली इंग्लैंड और फ्रांस और यूरोपीय देशों के संदर्भ से आपने समझा कि किस प्रकार से नई नई व्यवस्थाएं यानी गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं स्थापित हुई। चर्च और राजाओं के मध्य किस प्रकार के संबंध थे और तीनों वर्ग यानी जो है पादरी वर्ग, अभिजात्य वर्ग और कृषक वर्ग में किस तरह के संबंध थे, इसको आपने विस्तार से पढ़ा और समझा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।